गुड्स एक्ट, दैट इज लाइक अ क्रैश कोर्स, ठीक है। ऑल द इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग जो हमने अभी तक किया है, ठीक है। हमने कहाँ तक किया अभी तक? What does that say? Basically we were doing condition, ठीक है। So condition तक जो भी हमने सारा किया है, we are going to do it again with all the examples and all the case laws, ठीक है। So this is going to be like first, हमारे पास सबसे पहली क्या चीज थी जहां से हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है? क्या था हमारे पास फर्स्ट? उससे पहले बार्टर सिस्टम, राइट। गिव द हेडिंग शॉर्ट नोट्स. These are going to be very beneficial for you. Give the heading short notes. हमारे पास अपनी कंट्री में पहले क्या था? बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या था? Let's say wheat और राइस. मैं बोलूं कि ये एक बोरी wheat ले लो, एक बोरी राइस मुझे दे दो, वो क्या हुआ? That is barter system. So barter system was basically exchange जब तक हमारा बीच में इन्वॉल्व क्या नहीं था? पैसा, ठीक है। सो आफ्टर वी हैड मनी, हमारी ट्रांजेक्शन्स क्या हुई? चेंज हुई, ठीक है। अब आप लिखोगे इसमें मॉडर्न बिजनेस रिलेशंस. हमारे क्या चेंज हुए? बिजनेस रिलेशंस. वो क्या हुए? बैक तो जाओगे नहीं, हर चीज अपडेट होती है, तो वो क्या हुए? मॉडर्न हुए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हुई, यहां लिखो ग्लोबलाइजेशन हुई. उससे क्या फर्क पड़ा? ट्रेड पे फर्क पड़ा, बिजनेस पे फर्क पड़ा. तो जब इन चीजों पे फर्क पड़ा, वी नीडेड अ लॉ फॉर आवर कंट्री, राइट. दैट वाज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये होगी आपकी इंट्रोडक्शन. आपको पता होना चाहिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली है क्या. नाउ लेट्स कम टू द टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी जिसके लिए आपके जुडिशरी में आपका सिलेबस है, ठीक है. द फर्स्ट इज प्रॉपर्टी. कौन सी है पहली हमारी? मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. और एक है हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसके अलावा भी होती है हमारी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली देयर फॉर योर जुडिशरी सिलेबस. सो विल स्टिक टू द सिलेबस दैट वी हैव टू डू इन योर एग्जाम, राइट. सो मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ते हैं हम? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ते हैं हम? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है. जब मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल होती है, उसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वी ऑलवेज रेफर टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट. इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेट्स से मेरा घर है, ठीक है. वो घर को मैं क्या क्या कर सकती हूँ? उसकी क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती है? बेच सकती हूँ, दैट इज सेल, ठीक है. एक्सचेंज कर सकती हूँ, मैं बोलूँ एक ये प्लॉट ले लो और ये मेरा घर ले लो, दैट इज एक्सचेंज. लेट्स से कि ठीक है, मेरे इससे बहुत प्यार मोहब्बत है, मैं इसको फ्री ऑफ कंसिडरेशन देना चाहती हूँ. व्हाट इज दैट ट्रांजैक्शन कॉल्ड एज? गिफ्ट, ठीक है. किराए पे दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ. अब किराए में और दूसरे में फर्क क्या हुआ आपका? वहां पे आपकी क्या ट्रांसफर होती है? सेल में ओनरशिप, ठीक है. और जब आप लीज पे देते हो, आप क्या चीज देते हो? पोजेशन, दैट टू फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है. ये सब चीजें हम कहाँ करेंगे? अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अब आते हैं हमारा जो रेलेवेंट है फॉर दिस मंथ, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालो. हिस्ट्री क्या है इसकी? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जहां पे आपके पास मटेरियल कम पड़ता है एग्जाम में, वहां पे आपके पास ऐसी लाइनें काम आती हैं. प्लस दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है. आई विल नेवर से दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, बट फॉर योर प्रीलिम्स दिस इज द मेन थिंग, योर बेयर एक्ट, राइट. दैट इज व्हाई वी आर टचिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले हमारा हर चीज कहां से आती है? इंग्लिश सिस्टम, ठीक है. सो प्लीज राइट डाउन इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दैट वाज 1893, ठीक है. हमने वो चीज फॉलो की, इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893. सबने लिखना है शॉर्ट नोट्स हेडिंग डाल के, राइट. देन हमारा ये लिखा कहाँ था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, चैप्टर नंबर 7, सेक्शन नंबर 76 to 123, ठीक है. ये इसीलिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इसकी मम्मी बोलते हैं. व्हाई डू वी कॉल इट एज मम्मी? बिकॉज दिस इज द सोर्स जहां से हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज अ बेबी निकाला है,
right? Because this is the source, so that is why Indian Contract Act has to be read with Sale of Goods Act, right? Wherever you write your answer, you have to give the reference of Indian Contract Act wherever possible, right? Now let's come to the next thing. अब एक चीज सेम तो रहती नहीं, हमारी नीड्स चेंज होती रहती हैं. जब हमारी नीड्स चेंज होती हैं, यहाँ एरो पे आप लिखोगे नीड्स, तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो हमारे लिए क्या नहीं रहा, सूटेबल, राइट? एज द बिजनेस चेंज्ड, एज द डेवलपमेंट केम इन, हमें क्या रिक्वायर्ड था, न्यू लॉ, ठीक है? सो हमने उसके लिए क्या किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो सेक्शन और वो चैप्टर निकाल के हमने क्या बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है? अब उसका पहला नाम क्या था, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सबसे पहले हमने वर्ड यूज किया था इंडियन, देन वी डिलीटेड दिस वर्ड इंडियन. रीजन क्या था, आई टोल्ड यू दैट टाइम. Yes, because parties now are at liberty to keep their contract under the sale of any country. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आप इंडियन लॉ ही लगेगा. आजकल तो आप बिजनेस पूरी दुनिया में करते हो, राइट? यू आर सिटिंग हियर, यू आर डूइंग विद अ पर्सन इज एन अमेरिकन. सो वी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबलाइजेशन चेंज द टर्म्स, तो हमने वर्ड इंडियन वहां से हटा दिया, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका वेदर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एग्जॉस्टिव or not. ठीक है, आंसर इज नो. अब नो अकेले से चलेगा नहीं, हमारे पास क्या है इसकी 3 प्रोविजंस, ठीक है? सबसे पहले किसी एक्ट का कि वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है कहां से पता चलता है, प्रीएम्बल, राइट? सो द फर्स्ट थिंग हियर इन इज प्रीएम्बल. प्रीएम्बल इसका क्या कहता है, हम न्यू कॉन्सेप्ट्स को ऐड करेंगे और पिछले को क्या करेंगे, अमेंड करेंगे. सो दैट मीन्स इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, राइट? सेकेंड है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 15, ये क्या कहता है, फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जो चीज का हमें मतलब समझ नहीं आ रहा सेल ऑफ गुड्स में, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है, अगर वो हमें समझ नहीं आ रहे, कहां से समझेंगे, फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो ये एग्जॉस्टिव हुआ नहीं, बिकॉज हम क्या रेफर कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लास्ट इज सेक्शन 3 क्या कहता है, expressions which are not repeat and are not inconsistent in Indian Contract Act will be applied here, ठीक है? so that means unrepealed provisions, unrepealed का मतलब जो हमने हटाई नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है? सो ऐसी unrepealed provisions हम अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अप्लाई कर सकते हैं by referring to your Indian Contract Act. That is why what do we say? We say the sale of goods act is not exhaustive, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेल ऑफ गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हेडिंग इज सेल ऑफ गुड्स. प्लीज कॉल हिम. सेल ऑफ है, यू कॉल हिम ओनली. सेल ऑफ गुड्स, this call him. Acha, that's good. Need is done. So now let's come to the next heading, that is section 1. Section 1 of Sale of Goods Act. क्या कहता है, सेक्शन 1 ऑलमोस्ट सबका सेम कहता है. फर्स्ट थिंग इज द एक्ट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सेकेंड थिंग इज इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. बस यहीं पे फर्क आया है. पहले क्या था, एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर. रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन? दिस इज योर जीके करंट क्वेश्चन. हमारे पास कौन सा लॉ आया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. आफ्टर द कमिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अब हम इसको बोलते हैं एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. जो भी हमारा कोई भी इंडियन लॉ आएगा उसको हम यही बोलते हैं एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. और ये कब फोर्स में आया था, हैप्पी बर्थडे कब है इसका, 1 जुलाई 1930, ठीक है? नेक्स्ट आवर सेल ऑफ गुड्स होता क्या है, इसमें हम सबसे पहली चीज करेंगे, मेन चीज क्या ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है? अब लेट्स से आज मैं अपनी गाड़ी किसी को सेल कर रही हूँ, क्या चीज ट्रांसफर हुई उसमें,
ownership. It is not a right. I am not saying you take my car for one day and you bring it back tomorrow. You have to give it back to me. You can just use it for today. No. यहाँ पे वो गाड़ी किसकी होगी? अगले बंदे की होगी. ठीक है? So here there is transfer of ownership. जितने आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपने ये वर्ड यूज करके इसको अंडरलाइन करना है. दिस वर्ड एंड दिस वर्ड वॉलंटरी ट्रांसफर. वॉलंटरी ट्रांसफर. इससे क्या पता लगता है? फ्री कॉन्सेंट. ठीक है? वॉलेंट्री ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? आपकी मर्जी से हुआ है. दिस वाज विद फ्री कॉन्सेंट. सो हियर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज गोइंग टू अप्लाई. अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. दिस इज अंडर सेक्शन 4 सब क्लॉज 1. क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट. पहली चीज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है क्या होते हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस. ठीक है? फ्री कॉन्सेंट से होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. सो ऑल दोज एसेंशियल्स आर गोइंग टू फिट इन हियर. सो दैट मींस ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? जब भी आप इसको एक्सप्लेन करोगे, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट आएगा आपका वेयर बाय द सेलर. ठीक है? फर्स्ट पार्टी कौन सी होती है यहाँ पे? सेलर. ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. ठीक है? प्रॉपर्टी क्या होती है? इन द गुड्स. राइट? किसको दे रहा है? टू द बायर. और क्या चीज जा रही है? फॉर दिस दे आर बीइंग पेड अ प्राइस. ठीक है? सो लेट्स डू दिस बाय अ डायग्राम, दिस डेफिनेशन. सो दिस भाई साहब इज द सेलर. राइट? This is how you learn with the difference between the definitions. ये seller buyer को क्या कर रहा है? डिलीवरी. ठीक है? किस चीज की डिलीवरी हो रही है? गुड्स की. और वापस क्या चीज आ रही है? प्राइस. ठीक है? So this is the quickest and the easiest way to learn definitions I have for whole आपके law के सारे subjects के लिए बनी हुई हैं. We have these classes at the end of your syllabus, but since we are doing your syllabus parallel, so हमने condition तक आज ये classes कर लेनी है. ठीक है? So this is the definition. अब इसी में अगर ये price की जगह कोई और goods होता तो ये क्या बन जाती? हाँ जी, वापस कोई और गुड्स आ रहे हैं, प्राइस नहीं आ रही. इट वॉज अ बार्टर सिस्टम. ठीक है? देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. डेफिनेशंस आपने कर ली है ऑलरेडी. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, गुड्स. गुड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. गुड्स सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 7. इसमें हम सबसे पहले वर्ड यूज करते हैं every kind of movable property other than actionable claims and money. So इसमें 3 चीजें पता लग रही है. पहली चीज क्या है? movable property है. ठीक है? दूसरी चीज क्या है? except for actionable claims and money. तो उसमें हमें क्या पता लगा? actionable claim and money भी movable property ही है. It is just that we are not counting it under the scope of goods. Right? Many people they write incorrectly कि this is under immovable property. नहीं, this is under movable property but it is dealt under transfer of property act. Right? So कुछ exceptions हैं law में. वैसे हम transfer of property act में क्या पढ़ते हैं? immovable property. But we talk about actionable claim. वो कहाँ पढ़ते हैं हम? That is under TPA only. Right? Now let's deal one by one. Actionable claims. Actionable claim आपका क्या होता है? बेसिकली दैट इज एन अनसिक्योर्ड डेट. ठीक है? अनसिक्योर्ड डेट. अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है? बेसिकली दैट इज अ क्लेम. ठीक है? अगर आप इसी को डेफिनेशन को पढ़ो, एक्शनेबल क्लेम दैट मीन्स एक ऐसा क्लेम जिसके ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हो. लेट्स से आपका कोई रेंट बाकी है. ठीक है? इंश्योरेंस पॉलिसी, आप पैसे भरते जा रहे हो, बाद में आपने उस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या करना होता है? एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले क्या आता है हमारे दिमाग में? इंश्योरेंस थी या नहीं थी? सबसे पहले उसके बाद क्या सवाल आता है? क्लेम करनी है. ठीक है? सो व्हाट इज दैट? दैट इज एक्शनेबल क्लेम. अगर आप बुक से नहीं भी लर्न करोगे, अगर आप इसको इतनी सिंपल फॉर्म में लर्न करोगे और लिखोगे, स्टिल यू विल गेट मार्क्स.
बट इट इज जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है, बिकॉज इफ अ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कम्स यू शुड नो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट थिंग, इट इज मूवेबल और इमूवेबल, और उस गुड्स में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, दैट इज जस्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब इसका सेक्शन 122 टू 129 अंडर टीपीए, ठीक है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है बट ये गुड्स नहीं है, ठीक है। प्लीज स्टार्ट मेकिंग दिस टिक एंड दिस क्रॉसेस। अगर आप एंड में जब रिवीजन करते हो इन्हीं नोट से पढ़ लोगे, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, पूरी नोटबुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन कम्स दिस सेकंड थिंग, जो डेफिनेशन के हिसाब से सेकंड क्या सबसे जरूरी, मनी। मनी क्या होता है बेसिकली? यस, लीगल टेंडर विच इज इन सर्कुलेशन, ठीक है, ऐसा कोई भी लीगल टेंडर जो उस टाइम सर्कुलेशन में, आपके चेक्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑल द नोट्स, ऑल द कॉइन्स दैट आर एक्सेप्टेड एज मनी, राइट, एक्सेप्ट फॉर दोज थिंग्स विच आर नाउ नॉट सर्कुलेटेड एज करेंसी। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ, 2000 का नोट चलता है नहीं, ठीक है, सो 2000 रुपीज का आपका जो नोट है इट इज नो मोर अ लीगल करेंसी। आपके ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स होते हैं जो, ठीक है, ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स हो गए, फॉरेन मनी हो गया, ये सारे, ये इसको याद कैसे रखोगे, ये सारी चीजें अगर लेट्स से मैंने कोई चीज आज खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, मैं 2000 का नोट चला सकती हूँ? नहीं। मैं उसको ये कह सकती हूँ पुराने सिक्के भाई साहब ये रख ले? नहीं, ठीक है। फॉरेन मनी में कर सकती हूँ? नहीं। It is only for certain transactions that you are allowed to use the foreign money exchange. So that is why this is not under Sale of Goods Act. Even though ये पैसा movable property है, ऐसे करके आप ट्रांसफर करते हो, सारे attributes उसके क्या है? Movable property के, but still this is not covered under the scope of Sale of Goods Act. ठीक है, अब इसको याद रखना, भूलना नहीं है। अब आ जाओ सबसे जरूरी जिस पे आपको क्वेश्चन आता है, स्टैंडिंग टिम्बर। Standing timber. So basically this is a tree. So जब आपको पेपर में करना है for the purpose of even transfer of property act, even sale of goods act, तो हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। This is the tree. Please excuse me for the drawing. It is very pathetic. But please, this is going to help you for your exams. Make these diagrams and notes. So ये जो पेड़ हमारा बदसूरत सा पेड़ बना है, इस पे ये जो ऊपर लगे हैं, ये आम कह लो, कोई भी फ्रूट कह लो। सो व्हाट इज दैट फ्रूट और क्रॉप क्या है? यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जब भी आपने मंडी जाना होता है, आप किसी चीज को उगाते हो, आप उस चीज को सेल करने जाते हो, सेल की बात कर रहे हैं हम, तो हम उसकी बात करेंगे, तो आप पूरा पेड़ तो नहीं उठा के ले जाते, आप उसकी क्रॉप या उसकी प्रोड्यूस लेके जाते हो। सो उसको आप जब उतार लेते हो, वो क्या है? आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड दैट ट्री जो वहीं से नरिशमेंट ड्रॉ कर रहा है लैंड से, दैट रिमेन्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो बदसूरत सा पेड़ है, ये क्या है? स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर कौन सी होती है? एग्जांपल्स, शीशम, ठीक है, मैंगो वुड, जितने हम फैंसी टर्म्स यूज करते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, हम बोलते हैं ना बड़ी अच्छी लकड़ी थी, वुड वर्क बड़ा अच्छा था। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी से। व्हाट इज दैट? वुड। दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सारे को उतार के क्या करना है? सेल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ इसकी वुड जो है उसको क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। और वहां आप उसकी वुड नहीं सेल कर रहे हो, उस ट्री की, आप उसकी क्रॉप सेल कर रहे हो। सो व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स ऑन दिस, यू विल से दैट स्टैंडिंग टिम्बर इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मेरे कहने से नहीं होगा, यू विल राइट डाउन दिस केस। Many of you have written this, but this is for those online who have not written. Shantabai versus State of Bombay. ठीक है, Shantabai versus State of Bombay. This is your Supreme Court's judgment. The most landmark judgment on the case of movable and immovable property and standing timber. There are various cases like Marshall versus Green, Fatima Bibi. ये सारे आपको Transfer of Property Act में आएंगे, ठीक है। सो देयर ऑल्सो यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्या किया था हमने? वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी,
गैस। अब ये देखने में तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये किताब की तरह मैं उठा के पानी को इधर रख दूंगी या मैं हवा को पकड़ के इधर रख दूंगी, ये मूवेबल है, ठीक है, बड़े आराम से हम किसी चीज को इसकी सेल कर सकते हैं, नहीं। But still it has all the attributes of a movable property, like it can be transmitted, it can be stored, it can be transferred. So that is why we consider this under the scope of goods. ठीक है, so इसका आपने केस लिखना है. This case is Commissioner of Sales Tax. जो भी आपके सेल ऑफ गुड्स में कमिश्नर आएंगे वो सारे सेल्स टैक्स कमिश्नर ही आएंगे. क्यों? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स में क्या लगता है? सेल्स टैक्स. ठीक है, और आपसे क्लेम कौन करते हैं? कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड. कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स वर्सेस एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. So if a question comes on water, air, electricity, steam, gas, you can give the reference of this judgment, right? उसमें आपने ये words use करने हैं. It can be transmitted, ठीक है, transferred, stored. याद रखना आप बिजली को और ये सब चीजों को, बिजली को याद रख के आप लिखोगे, ठीक है, जस्ट कीप इलेक्ट्रिसिटी इन माइंड. एक एग्जांपल याद रखोगे. ट्रांसमिट करते हो, वायर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर हो रही है, स्टोर हो रही है, पोजेस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास होती है, ठीक है, और वो डिलीवर्ड हो रही है टू द कस्टमर, टू द कंज्यूमर. बिल भरते हो ना, राइट? सो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट? नेक्स्ट आता है आपका लॉटरी टिकट्स. लॉटरी टिकट्स, so they are also covered under the definition of good. But let's say आप आज आप किस्मत चंगी थी, आपकी लॉटरी निकल आई और गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही, तो वो चीज हुई, वो क्या हो गई? क्लेम. अब वो क्लेम है तो वो क्या है? एक्शनेबल क्लेम. देन इट इज कवर्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ द गुड्स, क्योंकि वहां आप क्या करोगे? लिटिगेशन फॉर दैट क्लेम, ठीक है, दैट डजंट इन्वॉल्व सेल्स टैक्स एंड ऑल दैट. नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्पल आपके पेपर के लिए बेसिकली. ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. तो जनरल पर्पस में हम इनको गुड्स नहीं कहते, बट हम क्या करते हैं? स्केलेटन्स हो गए, किडनीज हो गई, ठीक है, हेयर हो गए, बिक जाते हैं ना इंडस्ट्री में, राइट? सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड. अब नाउ वी लिव इन अ कंट्री जिसमें इसका मिसयूज भी क्वाइट पॉसिबल है, राइट? सो टू अवॉइड द मिसयूज हमने उसको क्या कर दिया? द वर्ड हियर इज रेगुलेट. अगर हमें उसकी सेल एंड परचेज करनी पड़ेगी तो हम उसको क्या करेंगे? रेगुलेट. प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द लॉ. दैट इज अंडर ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट एक्ट. Human Organs Transplant Act 1989. This is the English law, but हमारा इंडिया है, हमें इंडिया का नाम भी देना है. Transplantation of Human Organ Act 1994. थोटा भी कहते हैं इसे. The short form is थोटा. ठीक है. लास्ट आता है आपका शुगर केन. शुगर केन पे क्वेश्चन आता है. आई थिंक आपने उसका केस पूछा था उस दिन. प्लीज राइट डाउन द केस. शुगर केन इज कवर्ड अंडर योर गुड्स, राइट? शुगर केन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर गुड्स. कई बार क्वेश्चन आ जाता है शुगर सप्लाई टू अ शुगर केन फैक्ट्री, शुगर केन सप्लाई टू अ शुगर फैक्ट्री, इज इट कवर्ड अंडर गुड्स? द आंसर इज यस. प्लीज राइट डाउन द केस. यूपी सबसे ज्यादा आपकी शुगर कहाँ से आती है? इसको याद रखने का तरीका क्या है? सबसे ज्यादा मिलें कहाँ है हमारी? यूपी, ठीक है. सो यूपी कोऑपरेटिव केन यूनियंस फेडरेशन, यूपी कोऑपरेटिव केन यूनियंस फेडरेशन वर्सेस वेस्ट यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन. दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. सो ये आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आपको गुड्स पे आ सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. एसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के? व्हाट आर द एसेंशियल्स?
सबसे पहली चीज क्या है? लेट्स कम टू दी एसेंशियल्स. फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर. ठीक है, ये सेलर और ये बायर, इन दोनों में क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्ट. सबसे जरूरी है, दिस इज द बेस ऑफ योर लॉ. सेकंड, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. किस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? क्या है वो? गुड्स. ठीक है, गुड्स में आपके पास मटेरियल है कि आपने लिखना क्या है, राइट? थर्ड थिंग इज, क्या हो रही है? ट्रांसफर. सेलर से बायर को क्या जा रहा है? ओनरशिप. ठीक है, यहां आपने लिखना है नॉट मियर पोजेशन. आंसर सब लिखेंगे. अगर आप ऐसी चीजें लिखेंगे तभी आप एक डिफरेंस बना सकते हो. आंसर सबने लिखना है. इट इज जस्ट द वे यू प्रेजेंट इट, राइट? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. किस चीज में ओनरशिप? गुड्स में. ठीक है, नॉट मियर पोजेशन. फोर्थ इज प्राइस. अब यहां से यहां क्या जा रहा है? दैट इज प्राइस. ठीक है, सो दीज आर योर एसेंशियल्स. अब पहले फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर. इसके सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो दो सेक्शंस हैं. सेक्शन 2 क्यों? क्योंकि सेलर और बायर की डेफिनेशन सेक्शन 2 में है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर सेक्शन 2. सेक्शन 10 क्यों? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में. Now once you study contracts and you have done with goods, तो आपके पास sufficient material होगा अगर आपको question इस पे आ जाता है, right? So section 2 basically हमें seller और buyer की definition बताता है. seller कौन सा बंदा होता है? Who sells or agrees to sell the goods. agrees to sell हम क्यों रखते हैं? Because हमारे पास एक concept है agreement to sell का. ठीक है, जो इसके बात करेंगे. सेकेंड क्या चीज होती है? buyer, who buys or agrees to buy the goods. ठीक है, ट्रांसफर क्या होता है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स. ठीक है, अब इसमें हमें सेकंड टर्म क्या लिखनी है? दिस इज बायलैटरल. बायलैटरल का मतलब क्या हुआ? दो जाने हैं. ठीक है, एक सेलर है और एक बायर है, सो इट हैज टू बी बायलैटरल. दैट मींस टू डिफरेंट पर्संस, राइट? इट हैज टू बी टू डिफरेंट पर्संस. अब आपको क्वेश्चन हमेशा पार्टनरशिप पे आता है ज्यादातर एग्जाम में. अब अगर कोई पार्टनरशिप है, उसके एसेट्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और वो डिवाइड होके आप में बांटे जा रहे हैं, वेदर इट इज सेल? नो. रीजन? यस, बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर. हाँ, यू आर ऑलरेडी द शेयर होल्डर्स. वो प्रॉपर्टी क्या हो रही है? प्रॉफिट्स, लॉसेस, गुड्स क्या हो रहे हैं? आपस में डिवाइड हो रहे हैं. वहां वो मनी कंसिडरेशन नहीं. आप ये नहीं कह रहे कि मैं इतने पैसे देके आपसे ये चीज खरीद रही हूँ, राइट? देयर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द पर्संस. यही चीज अगर एक पार्ट ओनर दूसरे पार्ट ओनर को पैसे दे के खरीद रहा है, देन इट इज सेल. ठीक है, सो इफ अ क्वेश्चन कम्स यू विल से इट इज सेल एंड इट इज कवर्ड अंडर सेल्स टैक्स. हर चीज में आपने ये लाइन अपनी तरफ से ऐड कर देनी है. दिस इज कवर्ड अंडर सेल्स, सो वी विल अप्लाई सेल्स टैक्स हियर. ठीक है, दिस इज द लाइन दैट यू हैव टू राइट. नेक्स्ट इसका केस है, ये पार्टनरशिप वाला लिख लो. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड सन्स. Ramanlal and Sons. This is the case that you have to give on this point, partnership. फिर आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट पे. कॉन्ट्रैक्ट इज डेफिनेशन इज सेक्शन 2 सब क्लॉज H. एसेंशियल इज सेक्शन 10. ठीक है, कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है? जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. Right? If there is just a mere moral obligation, then it is not a contract. So it has to be a legal relationship, legal obligation, and there has to be an intention to enter into the contract. ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में सारे केसेस किए होंगे. अगर नहीं किए तो आप करोगे. बैल्फर वर्सेस बैल्फर, ये सारे आपके उस पे इंटेंशन पे हैं, राइट? देन कम्स योर नो mere formalities are required for creating the contract. ये है आपका सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कहता है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेलिटीज नहीं लिखी गई कि हमने सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे ही होगा.
ठीक है, पेमेंट के लिए भी कुछ स्पेसिफिकली लिखा गया, इट कैन बी इमीडिएटली, इट कैन बी इन इंस्टॉलमेंट्स। अब जब भी आप इसको याद कैसे रखो, जब आप फ्रिज, टीवी एंड ऑल द नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल, द गाड़ी, whenever you go you make certain down payment and the rest of the things are by installments, right? So there is no fixed formula to it, it can be in any form. फिर आ जाओ आपका नेक्स्ट टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर, दैट इज गुड्स। अब गुड्स में हमारे सिलेबस के लिए हमें बेसिकली कौन से करने हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है, जो उस टाइम हैं, ठीक है, which are there when you are doing that sale transaction, they are called as existing goods. Then are your future goods, right? Future goods is section 2 subclause 6. या तो वो अभी हमने मैन्युफैक्चर करने हैं, या प्रोड्यूस करने हैं, या एक्वायर करने हैं, ठीक है। तो जो सेलर है, लेट्स से मैं किसी बैग के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, वो जो बैग है वो अभी मैंने बनाना है, दैट हैंड बैग और दैट थिंग हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, राइट। या किसी क्रॉप के लिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्रॉप आपकी हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बट वो क्रॉप अभी उगेगी, सो वो प्रोड्यूस अभी होगी, राइट। सो व्हाट इज दैट, दैट इज फ्यूचर गुड्स, राइट। नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं, यही वाले, ठीक है, जिसमें हम वर्ड यूज करेंगे दिस, दैट मींस कैन बी आइडेंटिफाइड। अगर मैं बोलती हूँ ये गाड़ी, ये घोड़ा, व्हाट इज दैट, दैट इज स्पेसिफिक, राइट। देन इज योर अनअसर्टेन्ड। अनअसर्टेन्ड क्या होते हैं, नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। अब लेट्स से मेरा एक गोडाउन है, उसमें 10 kg शुगर पड़ी है, और मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि मैं 2 kg शुगर आपको दूंगी, इतनी शुगर में से, इतनी गोडाउन में से, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं, इट इज स्टिल अनसर्टेन, बट इट इज स्टिल अ गुड विच इज देयर इन एग्जिस्टेंस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अनसर्टेन गुड्स, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दिस इज द थर्ड एसेंशियल, तीसरा एसेंशियल। पहला हमने कर लिया सेलर एंड बायर और कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपकी 3 हेडिंग्स बनती हैं, फर्स्ट इज सेलर, सेकेंड इज बायर, थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अंडर गुड्स वी हैव 2 हेडिंग्स, फर्स्ट इज स्कोप ऑफ गुड्स, जिसमें वो सारा आप कवर करोगे, एक्शनेबल क्लेम एंड ऑल दैट, राइट। देन द सेकेंड इज काइंड्स ऑफ गुड्स। देन वी कम टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखना है कि यहाँ क्या ट्रांसफर होती है, जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है, नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या फर्क है इसमें, जनरल प्रॉपर्टी में क्या आ गया, ओनरशिप, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, एग्जाम्पल राइट टू पोजेस। सो यहाँ पे आपकी क्या ट्रांसफर होती है, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। मियर पोजेशन ही नहीं जा रहा, आपको उसकी ओनरशिप भी मिल रही है। सो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट। नेक्स्ट इज दिस हैज टू बी वॉलंटरी। अब इसमें अगर आप यही 2-3 हेडिंग्स बना दोगे, देन ऑल्सो योर वर्क इज डन, एंड इट हैज टू बी कंसेंशुअल, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या लगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं। लेट्स से किसी ने यहाँ मेरे बंदूक रख के मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, व्हाट इज दैट, दैट इज कोअर्जन, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अगर इनमें से किसी में है तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ठीक है। जब भी आपको स्टोरी आएगी, इट कैन बी ओवरलैपिंग, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी चेक करना पड़ रहा होगा आपको और सेल ऑफ गुड्स भी एप्लीकेबल होगा। सो देयर वुड बी मेनी स्टोरीज दैट वुड बी ओवरलैपिंग। वंस वी आर डन विद द क्वेश्चंस, आपको इजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, प्राइस। प्राइस दैट इज सेक्शन 2 सबक्लॉज 10, सबसे सौखा पॉइंट है ये, 2 सबक्लॉज 10। सो इट इज बेसिकली द मनी कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट है तो कंसिडरेशन तो हो गई, ठीक है, एक एसेंशियल तो आपको पता ही होना चाहिए। इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट सो कंसिडरेशन हैज टू बी देयर, बट यहाँ पे कौन सी कंसिडरेशन काम आती है, ओनली मनी कंसिडरेशन, राइट। मनी वी हैव ऑलरेडी डन, ये सारा हम कर चुके हैं।
Then we come to the next topic, that is sale and agreement to sell, which is important for your exams. ठीक है, sale and agreement to sell कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4, राइट। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी है वो पास हो रही है इमीडिएटली। ठीक है, आप जाते हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, आपने उसकी चाबियां ली, आपने अच्छी वीडियो बनाई और आपने घर ले गए, तो वहां पे आपके पास क्या आ गया? प्रॉपर्टी और ओनरशिप इमीडिएटली आ गया। ठीक है, देन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें फ्यूचर में और सब्जेक्ट टू सर्टन कंटीजेंसी। अब आप यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट उसमें आता है एग्रीमेंट। उसमें क्या होता है बेसिकली, इफ इट इज बेस्ड अपॉन सम फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स में करते हैं। सिमिलरली कंटीजेंसी का मतलब यहाँ क्या हुआ, इट इज बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। ठीक है, लेट्स से मैं बोल रही हूँ शिप पे आ रहा है मेरा सामान, वो शिप जब पहुंचेगी तभी मैं उसी को एग्जीक्यूट करूंगी। सो व्हाट इज दैट? दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। सो यहाँ प्रॉपर्टी इमीडिएटली पास नहीं हुई। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आई डू ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इसमें क्या आता है, एग्जिस्टिंग या स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे गाड़ी अभी बनेगी तो आपके पास आएगी। आप किसी सेल ट्रांजैक्शन में यहाँ जब करते हो तो इट इज द एग्जिस्टिंग और द स्पेसिफिक गुड्स जिसकी आप उस टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हो। देन उसमें आता है आपका फ्यूचर गुड्स, राइट। व्हेन यू आर डीलिंग विद फ्यूचर गुड्स इट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट टू सेल। दिस इज जनरली, वी हैव एक्सेप्शंस फॉर दिस व्हिच आर नॉट देयर इन योर सिलेबस, राइट। इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कौन सा होता है? एग्जीक्यूटरी, राइट। हेयर इट इज राइट इन रेम, दैट मीन्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जो चीज आपकी होगी भाई वो आपकी होगी, उसके बाद यू हैव अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। कोई भी उसके पोजेशन में आपसे इंटरफेयर नहीं कर सकता। इफ इट इज देयर देन अ लिटिगेशन एंड अ केस ऑफ टॉर्ट्स कैन आल्सो अराइज, राइट, लाइक कन्वर्जन एंड डेटिन्यू। देन वी कम टू द अदर साइड, इसमें होता है राइट इन पर्सोनम। दैट मीन्स आप सिर्फ क्या क्लेम करते हो यहाँ पे? डैमेजेस। यहाँ टॉर्ट्स वगैरह अप्लाई आप नहीं कर सकते, बिकॉज अभी आप ही की प्रॉपर्टी नहीं हुई, आप ही के पास ही अभी सारी प्रॉपर्टी आई नहीं, ओनरशिप पोजेशन आई नहीं, तो आप कैसे उस पर एक्शन ले सकते हो, राइट। देन द लास्ट एंड रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 26, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। यहाँ प्रॉपर्टी किसके पास है? फर्स्ट वाले में बायर के पास चली गई, तो उसी के साथ उसका क्या चला गया? रिस्क। यहाँ रिस्क किसके पास रहता है? विद द सेलर। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट कम इन योर एग्जाम एंड विद दिस केस लॉ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ताराचंद, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ताराचंद। अब इस केस में क्या हुआ था? वी हैव ऑलरेडी डन दिस केस, कोल ऐश। ठीक है, अब वो कोल ऐश, अगर हम कोल ऐश में डील कर रहे हैं कि यहाँ पे कोल ऐश होगी, एशेस आर अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन मैकेनिज्म इट इज अ बाय प्रोडक्ट। जब वो बनेगी तो आप उसकी क्या कर रहे हो? सेल। तो कोल ऐश क्या हुआ यहाँ पे? फ्यूचर गुड, राइट। सो हियर इट इज एग्रीमेंट टू सेल। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये आपको पेपर में लिखने के लिए, दैट इट इज कवर्ड अंडर दिस। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल एंड स्टैट्यूटरी orders, right? Sale and statutory orders. अब इसमें यहाँ क्या था? buyer and seller, वो क्या करते हैं आपस में? that process is called as negotiation. जब आप contract enter करते हो between the seller and the buyer, the process through which you enter that is called as नेगोशिएशन। जब आप कोई भी किसी चीज को खरीदते हो, किसी भी चीज की सेल हो रही होती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या किए जाते हैं? डिस्कस। दैट डिस्कशन इज कॉल्ड एज नेगोशिएशन। यू डिस्कस द प्राइस, यू डिस्कस द वारंटीज, यू डिस्कस द कंडीशंस, एवरीथिंग जो भी आपका आगे सिलेबस है, राइट। दैट इज अ सेल ऑफ गुड्स। बट जब आप बात करते हो यहाँ पे, देयर इज दिस सेलर एंड यहाँ पे कौन आपसे खरीद रहा है? बायर कौन है यहाँ? गवर्नमेंट। ठीक है,
वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी सेल। जैसे आपके एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, अगर कोई चीज की हमारे स्कैर्सिटी हो जाती है तो हम उसकी प्राइस को क्या करते हैं, स्टिपुलेट, फिक्स करते हैं कि प्याज है, ये सीजन है, इसमें अनियन विल बी एक्सपेंसिव, सो वी विल फिक्स द प्राइसेस टू अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। सो वहां पे वो जब आप उसको सेल करते हो एट अ फिक्स्ड प्राइस, देयर वर पीपल हु सेड कि यहाँ पे आपकी फ्री कंसेंट नहीं है, दिस इज नॉट सेल, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर सेल्स टैक्स। सो इंडिया में हमेशा लिटिगेशन से ही सॉल्व होते हैं मसले। फर्स्ट केस वाज न्यू इंडिया शुगर मिल्स, न्यू इंडिया शुगर मिल्स वर्सेस कमिश्नर सेल्स टैक्स बिहार। इसमें हमने कहा कि अगर हम ऐसे शुगर फैक्ट्री को दे रहे हैं अंडर द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कोई परमिट होल्डर अगर सेल कर रहा है, दिस इज नॉट सेल, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर सेल्स टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टैंड लिया कि नहीं, दिस वाज इन 1963, राइट। देन वी हैड दिस केस ऑफ आंध्रा शुगर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये दोनों शुगर के केसेस हैं, पहले वाले स्टार्टिंग के, दिस इज हाउ यू लर्न, राइट। इसमें हमने कहा कि नहीं, वी हैव फ्री कंसेंट इन दिस। क्यों? व्हाट वाज द रीजन गिवन? बिकॉज आपकी एक स्टिपुलेटेड प्राइस है, बट आपकी जो कंसेंट है वो तो फ्री है ना, आप ट्रांजैक्शन तो फ्रीली कर रहे हो, इट इज जस्ट दी रेगुलेशन ऑर्डर्स बाय द गवर्नमेंट। इट इज नॉट दैट आपके साथ धक्का किया जा रहा है, कोर्जन किया जा रहा है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है और मिस्टेक है, सो इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस। सो इट इज जस्ट अ फिक्सिंग ऑफ द लिमिट, राइट, बट यू हैव द पावर टू बार्गेन फॉर द लेसर लिमिट। सो आपके पास सब तरीके के राइट्स अवेलेबल है, सो दिस इज अ फ्री कंसेंट। तो अगर फ्री कंसेंट है तो हम आगे टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हमारे पास नेक्स्ट केस कौन सा आया, द लैंडमार्क जजमेंट ऑन दिस, विष्णु एजेंसीज वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट, in which we said if this is the kind of transaction we are doing, it is sale and hence it will be covered under sales tax. ठीक है, so whenever a question comes in your exam, this is the judgment that you have to write. आपने इसी जजमेंट को लिखना है और इसी के बेसिस पे आपने लिखना है कि अगर स्टैट्यूटरी ऑर्डर के अंडर सेल हो रही है, इट इज कवर्ड अंडर सेल, it is a free consent and sales tax is going to be there. ठीक है, 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं whenever a problem based question comes, और इसी को आपने केटर करना है, उसी स्टोरी को कोरिलेट करके you will start writing these 3 points in your own words or legal words, whichever is possible, right? ये आपका रट्टा चेक नहीं होता, आपकी वहां पे अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, so that is what matters. अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाते हो, पेपर भी क्लियर कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, मैं नोट्स दे दूंगी, दुनिया जहान आपको नोट्स दे देगा, फिर वो क्लियर नहीं हो सकते, राइट। दैट इज व्हाई ऑन सर्स रिक्वेस्ट वी आर डूइंग द क्लास इन व्हिच वी आर डूइंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, राइट। नाउ लेट्स कम टू सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये सारे स्टोरी बेस्ड वाले हैं आपके। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल, इसमें हमने क्या किया था, वर्क एंड मटेरियल में कौन से आ जाते हैं आपके, उस दिन हमने एग्जांपल्स की थी जिसमें आपके क्या इन्वॉल्व होते हैं, स्किल्स। ठीक है, अब एक पेंटर है, उसके क्या इन्वॉल्व होते हैं जब वो पोर्ट्रेट बना रहा है, स्किल्स। ठीक है, कारपेंटर है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बेसिकली अपने क्या इन्वॉल्व करते हैं, स्किल्स। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क। अगर वो वर्क है तो इट इज नॉट कवर्ड अंडर सेल्स टैक्स। इफ इट इज कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, इट इज कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एंड इट इज कवर्ड अंडर सेल्स टैक्स। ठीक है, सो लेट्स डू। इसमें आपकी फर्स्ट है डिसाइडिंग फैक्टर। ऐसे चीजों में आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हो? फर्स्ट चीज आप चेक करते हो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किस चीज के लिए। सो दैट इज टू बी चेक्ड फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। सेकेंड है यू हैव टू
टर्म्स देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए किया है। एग्जाम्पल, जब आप कॉन्ट्रैक्ट टू रिपेयर अ मोटर, ठीक है, आप कोई मोटर व्हीकल रिपेयर करवा रहे हो, उसमें आप सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं। किसी चीज को रिपेयर करते हो तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? स्पेयर पार्ट्स। तो वो जो स्पेयर पार्ट्स है वो अलग से सेल ऑफ गुड्स नहीं है, ठीक है, वो उसको रिप्लेस किया जा रहा है, पर मेन चीज क्या इन्वॉल्व है? रिपेयर ऑफ अ मोटर। और वो क्या इन्वॉल्व करती है? यूज ऑफ योर स्किल। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, राइट। दिस इज वन एग्जाम्पल, यू हैव एंडलेस एग्जाम्पल्स। और इसमें आपका मेन केस है रॉबिन्सन वर्सेस ग्रेव्स, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई पोर्ट्रेट बना रहा है सो इट इन्वॉल्व्स द स्किल ऑफ द पर्सन, और जहां स्किल ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व है वहां वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। देन आपका एक और केस, उसका जो होटल वाला उस दिन हमने किया था, विच कम्स इन योर एग्जाम, कौन सा था वो हमारा? नॉर्दर्न इंडिया केटरर्स वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इट इज लेफ्टिनेंट, बट इंडिया में हम लेफ्टिनेंट ही बोलते ज्यादातर, ठीक है। सो नॉर्दर्न इंडिया केटरर्स वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसमें हमने क्या बोला था कि जो सर्विस ऑफ मील्स टू द रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स होते हैं इन अ होटल, दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। आप होटल जाते हो, खाना खाते हो, उनकी किचन से बन के आता है, उनके शेफ बनाते हैं, वहां पे वो अलग से एक सेल नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। बट लेट्स से वहीं किसी ने एक फूड काउंटर लगाया है और वहां वो पैक्ड फूड बेच रहा है। व्हाट इज दैट पैक्ड फूड? जब आप वो पैक्ड फूड खरीदते हो देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ठीक है। आपको यही सारी एग्जांपल्स पेपर में आती हैं व्हेन यू हैव टू राइट डाउन इन योर एग्जाम। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट कंडीशंस एंड वारंटीज, जो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। कंडीशंस एंड वारंटीज, कंडीशंस एंड वारंटीज में हमने क्या पढ़ा था? हाँ जी, व्हाट डिड वी रीड इन कंडीशंस एंड वारंटीज? जब कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है? नेगोशिएशन, राइट। सो देयर आर मेनी स्टिपुलेशंस, ठीक है, बहुत सारी स्टिपुलेशंस होती हैं, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, नेगोशिएशन होती है। वो बेसिकली कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज कंडीशन, द अदर वन इज वारंटी, ठीक है। उसको हम कंडीशन जब बोलते हैं दैट मीन्स वो क्या होती है? मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अटैच्ड होती है, ठीक है। उसको जब हम वारंटी बोलते हैं, वारंटी क्या होती है? सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होती है, दैट मीन्स वो क्या होगी? कोलेटरल टू द मेन पर्पस है। कोलेटरल मीन्स पैरेलल, राइट। उसको फॉलो ना किया जाए तो आप डैमेजेस देके निकल सकते हो, बट अगर आपने कंडीशन फॉलो नहीं की आप डैमेजेस देके निकल नहीं सकते until and unless the buyer chooses to do that, right? So कंडीशन में आपका क्या ऑप्शन होती है? रिपुडिएट होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, राइट, और वारंटी में क्या होते हैं? डैमेजेस होते हैं। दिस इज द मेन कहानी दैट इज गिवन इन एवरी बुक इन गुड 10-15 पेजेस। बट बेसिकली आपकी जिस्ट क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये कंडीशन है तो आप उसमें क्या करोगे? देन द आंसर इज रिपुडिएशन, राइट। इफ इट इज वारंटी द आंसर इज डैमेजेस, राइट। नाउ लेट्स डू द मेन थिंग जो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट है। गिव द हेडिंग सेक्शन 12, सेक्शन 12, सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2 हमें बताता है कंडीशन। सेक्शन 12 का सब क्लॉज 3 हमें क्या बताता है? वारंटी, राइट। लेट्स डू दैट एग्जांपल अगेन जो हमने रेड कोट वाली की थी कि अगर मैं बोलूं कि मुझे अपनी शादी के लिए एक रेड साड़ी चाहिए या रेड कोट चाहिए, ठीक है, और जो डिलीवर करने आएगा वो एक अच्छी गाड़ी में आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कंडीशंस? द रेड कोट इज कंडीशन, क्योंकि मैं और कोई कलर का लहंगा नहीं पहन सकती अपनी शादी पे, राइट। दैट रेड कोट इज अ कंडीशन, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो दूसरा बंदा क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट
कैंसिल कर सकता है। रिपुडिएट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। वो जो दूसरी कंडीशन थी कि अच्छी सी गाड़ी में देने आए, वेदर इट इज एसेंशियल, नो, इट इज जस्ट कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो आपको पार्सल से भी भेज सकता है, वो खुद देने आ सकता है, वो किसी भी तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकता है, राइट? सो दैट इज बेसिकली अ वारंटी. This is an example that is also there in your AK Jan, and everybody writes this similar example in your exams, so you can quote this example. ठीक है? Next आ जाओ आपका basically the next thing is stipulations as to time. Section 11, quite important for your exam. Stipulations as to time. क्या पढ़ा था हमने? Stipulations as to time. स्टिपुलेशंस दो तरीके से हो सकती हैं, टाइम ऑफ पेमेंट एंड टाइम ऑफ परफॉर्मेंस. सेल ऑफ गुड्स में क्या हो रहा है, एक बंदा दूसरे को एक चीज सेल कर रहा है, ठीक है? उसमें दो वर्ड्स आएंगे, परफॉर्मेंस मींस जब उसने उसको डिलीवर करना है, दैट इज टाइम ऑफ परफॉर्मेंस. दूसरा जब दूसरे बंदे ने क्या देने हैं, पैसे, दैट इज टाइम ऑफ पेमेंट. सो जनरल रूल हमारा क्या है, जनरली this is not the essence of the contract. इसका मतलब क्या हुआ, that this is not the main root of the contract. ठीक है? टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, अगर मैं कह दूं ये बिजनेस ने आपने ये सारा कुछ करना है, गुड्स वहां पहुंचे होने चाहिए, वो क्या होता है, एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो इफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास क्या ऑप्शन होती है, रिपुडिएट. ठीक है? यही फ्लो चार्ट्स आप लास्ट में सिर्फ यही पढ़ना, दैट्स इट. डोंट पिक योर नोटबुक्स प्लीज, बहुत सिलेबस हो जाता है एंड में. इफ नॉट द एसेंस, देन आप क्या करते हो, क्लेम डैमेजेस. एंड वी हैव टू रेफर टू विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम कर चुके हैं सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट राइट सेक्शन 11 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड दे फिनिश देयर एग्जाम, राइट? यू हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ दिस टू गेट दैट एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स. सेक्शन 55, राइट? सो ये हो गया आपका टाइम के बारे में. अब आते हैं आपका ऑप्शंस टू द बायर ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर, जिसपे आपको स्टोरीज आती हैं. ऑप्शंस टू द बायर ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय द सेलर, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 12, दो का रेफरेंस देना आपने. Wherever possible, please pick 2-3 sections by the seller. ठीक है? क्या क्या ऑप्शंस होती हैं आपके पास? Treat the contract as repudiated. ठीक है? वो बोले आज से आप ही खत्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करो, चल नहीं रहा सही से. So let's finish the contract. That is section 12 sub clause 2. और क्या ऑप्शन होती है आपके पास? Waive the condition. ठीक है? अगर मैं बोलूँ चल यार कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, लेट्स वेव द कंडीशन, कंडीशन को खत्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को चलने देते हैं. सो व्हाट डज दैट मीन, दैट इज वेवर ऑफ द कंडीशन, दैट इज सेक्शन 13, राइट? देन लास्ट ऑप्शन आती है जिसपे आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी. ठीक है? यहाँ पे कंडीशन रिमेन्स द कंडीशन, इट इज जस्ट द रेमेडी विच चेंजेस. अगर आप किसी कंडीशन को कहते हो कि हम इसको एज वारंटी कर लेंगे, तो उसके बेसिस क्या हुआ कि आप क्या मांग लोगे, डैमेजेस. ठीक है? अगर आपको एज कंडीशन ट्रीट करोगे, दैट मीन्स आप मांगोगे रिपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर आप उसको एज वारंटी ट्रीट करोगे, तो आप क्या मांगोगे, डैमेजेस. सो देयर जस्ट 2 वर्ड्स, रिपुडिएट एंड डैमेजेस, जिस पे आपकी सारा ये चैप्टर घूम रहा है, राइट? दैट डे वी हैड डन दिस एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्वालिटी वीट. डज एनीवन ऑफ यू रिमेंबर? ब्रीफ इट टू मी अगर याद है तो. फर्स्ट क्वालिटी वीट वाली एग्जांपल की थी ना हमने उस दिन, ट्रीट दी कंडीशन वाली पे. Yes, so you had to give the basically the deficit. So write down first quality wheat. अगर let's say हमने सप्लाई करना है, A ने B को क्या सप्लाई करना है, 1000 बैग्स सप्लाई करने हैं ऑफ फर्स्ट क्वालिटी wheat. ठीक है? क्या रेट है उसका,
100 पर बैग। पर वो भाई साहब ने क्या सप्लाई किया? सेकेंड क्वालिटी वीट, राइट। ये हमारे खून में ही है इंडियंस के, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी करके देखते हैं हम। स्पेसिफिकली जब बल्क में सेल हो रही होती है ना, व्हेनेवर यू सी योर कॉन्ट्रैक्ट्स, आगे एग्जांपल्स आएंगे आपके, तो उसमें बल्क एंड तभी हमारी कंडीशंस बनाई गई। अगर आप आगे जाके पढ़ोगे इम्प्लाइड कंडीशन दैट बल्क और डिस्क्रिप्शन के साथ आपका कंडीशंस है, ये इसीलिए बनी है बिकॉज यहाँ पे हमारी क्या होती है? हेरा फेरी, राइट। अब ये भाई साहब ने क्या भेज दी? सेकेंड क्वालिटी वीट, राइट। और क्या रेट है? ₹90 पर बैग। अब यहाँ बेसिकली क्या हुई है? दिस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ वारंटी, दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, राइट। बट लेट्स से आप इसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करना चाहते हो, तो आप बेसिकली यहाँ क्या मांगोगे? डैमेजेस। डैमेजेस क्या होंगे? ₹10 पर बैग। क्यों? क्योंकि आपका डेफिसिट 10 रुपए का ही है। If a question comes in your exam, you have to calculate the deficit also. That will be more impressive to the examiner, right? This is how you have to write. Then we had this case, the landmark judgment, Vasu Enterprises versus MSJJ Oil Mills, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा था कि हमारा जो सारा सामान आ रहा है वो बेसिकली एक आपकी शिप थी, क्या नाम था उसका? माकोयू मोरू, उससे आना चाहिए। और जो शिपमेंट है वो अगस्त में आनी चाहिए, राइट। वी सेड हमारा सामान माकोयू मोरू से ही आना चाहिए बिकॉज सेफ रहेगा उसमें। दिस इज द मेन शिप दैट इज ट्रांसपोर्टिंग दिस थिंग, एंड इंश्योरेंस करवा ली हमने, और अगस्त में आना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पे क्या हुई? कंडीशंस, right? Because they are important to the contract, they are not collateral to the contract, so that is why we treated them as conditions. Similarly आपका एक केस था ब्रिटिश पेंट्स, जो हमने लास्ट किया था उस दिन, ब्रिटिश पेंट्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हमने कहा था कि अगर हम टाइम एक्सटेंड कर देते हैं किसी चीज, किसी भी कारण की वजह से, तो वो जो एक्सटेंडेड टाइम होता है वो भी बन जाता है एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स वो भी क्या बन जाता है वहां पे? कंडीशन, ठीक है। इन एनी केस इफ वी एक्सटेंड द टाइम, अगर हम कहते हैं यहाँ तक ये चीज करनी थी, वो डेडलाइन हमने एक्सटेंड कर दी, देन दैट एक्सटेंडेड टाइम ऑल्सो बिकम्स द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। Up next, now take out your notebooks and start writing. Let's come to another topic that is important. आपको ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार। Write down the question. Can the buyer claim compensation? Can the buyer claim compensation under law of torts? Under law of torts, if the seller negligently delivers some dangerous goods to the buyer which causes some harm to the buyer, अब हम जनरल सेंस में यही कह रहे हैं ना कि सेल ऑफ गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है, बट देयर माइट बी अ केस वेयर टॉर्ट कैन आल्सो अप्लाई। वो आपकी एग्जांपल है इफ यू आर डीलिंग विद डेंजरस गुड्स। आपने कॉन्ट्रैक्ट्स टॉर्ट्स पढ़ा हुआ है? हैव यू हर्ड दिस प्रिंसिपल? इसके पैरेलल एक हमारे पास है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर टू दैट। जब आप वो वहां पे पढ़ोगे आपका क्लियर हो जाएगा। या ब्रैकेट में लिखो, द आंसर इज seller is liable for all natural consequences of breach of condition, so this is a question which once came and I think probably it's given in your AK Jan also. Now let's come one topic जो जब मैंने एग्जाम दिया था बड़ा पूछा जाता था, now it's going little this thing. Once a condition
once a condition, always a condition. Once a condition, always a condition. क्या समझ आया इसमें, क्या होगा? सो दैट मीन्स अगर आप किसी चीज को कंडीशन कहते हो, आप उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए कहते हो, लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करो. अगर हम यही कह दें कि हमारे पास बायर के पास ये भी ऑप्शन है, इसको वारंटी ट्रीट करना है, देन वी विल नॉट गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू द कंडीशन. सो हमने क्या सिचुएशन बना दी? वी सेड वंस अ कंडीशन रिमेन्स अ कंडीशन, व्हाट इज चेंजिंग इज द रेमेडी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम. लिखो एक बारी. When a condition is reduced to the status of a warranty, when a condition is reduced to the status of a warranty, comma, the effect is not that the condition becomes a warranty, comma, it is only the remedy, and underline the word remedy in your exam. It is only the remedy which changes. The case law on this is Wallace versus Pratt. Wallace versus Pratt. The House of Lords held that, this is an English case, so that is why we say House of Lords. Now we do not use these words my lord and lordship, right, in our Indian codes. The House of Lords held that a condition is converted into warranty, only for remedial purposes. If you read this case anywhere else, बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको इसमें मिलेगा, but the main line that is important for your exam is this. So अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, this is generally for a short attempt, right? So there you have to just write that उसमें सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? Remedy, and you will say this is the case in which it was said that जो condition है वो warranty सिर्फ remedy purpose के लिए बनती है, otherwise it still remains important, right? This is what they mean to say. अब आज शुरू करते हैं हम implied conditions and warranties, very very important for your exam. Implied conditions and warranties. You will get all the notes, you will get all the questions, and your concepts will be explained with the diagrams, right? यहाँ से हम start करते हैं. Implied condition, सबसे पहली आती है implied condition as to title. उससे पहले heading डालो एक short. Implied condition होती क्या है? What is an implied condition? क्या होती है implied condition? Which is not express. What is express? Which is written and which is specified. So that means जब भी हम ये कह रहे थे ना, हम negotiation करते हैं, ये seller बैठा है, ये buyer बैठा है, आप negotiation कर रहे हो, हम discuss करते हैं कि price ऐसी रखेंगे, terms and conditions ये रखेंगे, but there are certain terms and conditions जो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, but that is applicable universally in all the cases. Right? They are called as implied condition. Please write down. Implied conditions are those conditions that even when not expressed in words, or written in contract, so that means कहीं भी लिखी नहीं होती, are considered to be warranted by law, to be present किसमें? In a sales contract.
in a sales contract. That means वो कैसे अप्लाई हो रहे, that is they are automatically implied by law. Full stop. Unless a contrary agreement is made, these conditions continue to be valid on a sale transaction. सेक्शन कौन से आपके, सेक्शन 14 टू सेक्शन 17 which are very very important for your exam. इसमें आपका वो आता है, अगर आपको याद हो, बेसिकली कैविएट एम्प्टर, ठीक है, वो सबका डिफिकल्ट टॉपिक सबको लगता है, इट इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, क्योंकि आपकी उसकी एक्सेप्शंस भी आती है पेपर में और जनरल रूल भी आता है, राइट. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 14 सब क्लॉज ए क्या बताता है, आपकी इम्प्लाइड कंडीशन. और आपका सेक्शन 14 सब क्लॉज बी प्लस सेक्शन 14 सब क्लॉज सी क्या बताता है, आपकी एम्प्लॉयड वारंटीज. एम्प्लॉयड कंडीशन 14 के अंडर एक है क्या, राइट टू सेल द गुड्स. दैट मीन्स जो सेलर है वो या तो ओनर होना चाहिए या उसके पास क्या होनी चाहिए, लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है. सो एक इम्प्लाइड द राइट टू सेल द गुड्स, दैट इज yes this is 14A. 14A का फर्स्ट पार्ट जो है that tells about implied condition. हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम सेल का करते हैं उसमें एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि क्या, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ क्या होएगी, कि जो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है वो उसका ओनर है या उसके पास अथॉरिटी है, ये प्रिज्यूम किया जाता है, ठीक है. दिस इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ कि कोई भी सियाना बंदा अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका या तो सेलर होगा या उसका ओनर होगा या उसके पास लीगल अथॉरिटी होगी, ठीक है. देन कम टू द एम्प्लॉयड वारंटीज. एम्प्लॉयड वारंटीज में आपकी सबसे पहले कौन सी आती है, क्वाइट पोजेशन. दैट मीन्स जब बायर के पास पोजेशन आ जाता है, इट विल बी अ क्वाइट पोजेशन. दैट मीन्स विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड. क्योंकि आपके पास ओनरशिप आ रही है तो आपके पास जो पोजेशन आ रहा है वो क्या हुआ, क्वाइट पोजेशन, राइट. यही चीज अगर आप लेट्स से हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं किराए पे देने की प्रॉपर्टी, वहां हमारा पोजेशन जाता है तो आपका किराएदार, आपका मकान मालिक फोन कर करके पूछता रहता है ना, कुछ पंगा तो नहीं लिया प्रॉपर्टी ना, आपने ऐसा तो नहीं कर दिया, मुझे नेबर्स बता रहे थे आपने वहां गाड़ियां खड़ी कर दी, वो क्वाइट पोजेशन है, नहीं है, ठीक है. सो हियर बिकॉज द ओनरशिप इज आल्सो ट्रांसफरिंग, सो द पोजेशन दैट यू गेट इज अ क्वाइट पोजेशन. नो वन कैन डिस्टर्ब दैट, राइट. नेक्स्ट आता है आपका अगेंस्ट चार्ज. अगेंस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस. एग्जाम्पल लिख लो, लोन, ठीक है. वो प्रॉपर्टी पे लॉ प्रिज्यूम करता है कि कोई लोन शोन नहीं चल रहा होगा, कोई बिजली के बिल पेंडिंग नहीं होंगे, सो दैट मीन्स कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, राइट. सो दैट इज एन एम्प्लॉयड वारंटी, राइट. सो दीज आर द कंडीशंस. अब इस पे हमारा केस है निबलेट लिमिटेड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस वर्सेस confectioners materials company, that is King's Bench, ठीक है. निबलेट लिमिटेड वर्सेस कन्फेक्शनर मटेरियल कंपनी किंग्स बेंच. अब यहाँ पे एक बंदा कंडेंस्ड मिल्क सेल कर रहा था बाय द नेम निस्ले ब्रांड, राइट. सो जो निस्ले ब्रांड है ये यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांड की जब हम बात करते हैं वो क्या हो जाता है, ट्रेडमार्क,
ठीक है. So that person was selling goods of a third person's trademark. That was Nestle brand, right? That led to infringement of trademark, right? So hence it led to litigation. वहां पे आपका क्या डिसाइड हुआ? The commissioner of customs detained the goods. क्यों? The buyer had to remove those labels before the delivery of those tins, and having suffered a loss, you will get the notes. ठीक है? Today we have to finish this topic. By selling the tins without proper labels at a lower price, the buyer sued the sellers to claim compensation. अब यहाँ पे उन्होंने क्या डिसाइड करने को बोला? Whether this was implied condition or this was implied warranty. क्या आएगा आंसर? Both. क्यों? They had made breach of condition as they had no title to sell the goods. ठीक है, जब आप किसी ब्रांड का गुड्स कह के अपना गुड्स सेल कर रहे हो, देन इट इज अ स्पेसिफिक कंडीशन. आप ये नहीं कह सकते कि नेस्ले बोल के नेस्ले ब्रांड बेच रहे हो, राइट? बिकॉज दैट इज व्हाट द बायर इज परचेजिंग इट बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड वैल्यू, दैट ट्रेडमार्क, राइट? सो इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, राइट? नेक्स्ट वाज क्वाइट पोजेशन हैज आल्सो बीन ब्रीच्ड. कैसे? क्योंकि जब आपने वो बेचा, उन्होंने वहां टिन से पहले वो उतारे, फिर उन्होंने कहा अब इसकी सेल होएगी, तो उसका क्या हुआ? पोजेशन वाज नॉट अ क्वाइट पोजेशन, right? So here we said there was a breach of implied condition as well as breach of implied warranty. अब next आ जाओ, implied condition of sale by description. We have to finish till 15, so that is why we are doing it little quick. You will get the notes tomorrow. Implied condition of sale by description. This is section 15. ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लिख लो. When the goods are sold by description, where the goods are sold by description, let's say मैं दुकान पे जाके कहती हूँ मुझे दार्जिलिंग टी चाहिए, वो क्या है? डिस्क्रिप्शन. ठीक है. If the goods are sold by description, comma, there is an implied condition. There is an implied condition that goods supplied shall correspond with the description. So that means वो बंदा मुझे लिप्टन टी नहीं उठा के दे सकता, वो उसे मुझे दार्जिलिंग टी ही देनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ सेल क्या हो रही है? बाय डिस्क्रिप्शन. तो वो डिस्क्रिप्शन क्या बन जाती है? कंडीशन. Here it is an implied condition. नेक्स्ट लाइन में लिखो if not. इंडिया में यही रोल है कि अगले ने फॉलो नहीं किया तो if not, buyer has a right to reject them. Buyer has a right to reject them, comma, यहाँ पे क्या हुआ? रिपुडिएशन. ठीक है, वो रिजेक्ट कर सकता है, comma, unless he accepts the goods by treating breach of condition as breach of वारंटी. वहां वो क्या मांगेगा? डैमेजेस. ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी. इसी का एक केस है वार्ले वर्सेस विप, वेरी इंपॉर्टेंट केस. राइट डाउन द नेम ऑफ द केस, वार्ले वर्सेस विप, क्वींस बेंच. यहाँ पे उन्होंने बोला था द टर्म सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, द टर्म सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन must apply to all cases where the purchaser has not seen the goods but is relying on description alone.
relying on description alone. ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सारे करते हैं, है ना? आप वहाँ गुड्स एग्जैक्टली देखते तो नहीं हो. What do you rely on? You rely on the description, right? So we have said कि ये principle उस पे भी लागू होगा. So this is also going to be there. This was in the judgment of Varley versus Wipp, right? अब logically याद रखोगे तो better रहेगा. फिर हमारा next topic आता है seen but relied on description. Seen but relied on description. जहां पे आपने गुड्स देखे हैं, ठीक है, वहां पहले क्या था, आपने देखे नहीं है, आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे रिलाई किया है. यहाँ आपने देखे हैं, फिर भी आपने उसकी डिस्क्रिप्शन पर रिलाई करके ही खरीदे हैं, राइट? दैट इज सीन बट रिलाइड ऑन द डिस्क्रिप्शन. इसका केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, निकलसन एंड व्हेन, oh my god, Nicholson and when versus, लाइट चली गई है, स्मिथ मैरियट. निकलसन एंड वेन वर्सेस स्मिथ मैरियट. अब इसमें क्या हुआ था, एक ऑक्शन सेल हुई थी. ऑक्शन सेल में एक लिनन के नैपकिन्स थे, ठीक है, जो उन्होंने बोला कि ये 17th सेंचुरी से, राइट? देयर वाज एन ऑक्शन सेल जिसमें लिनन के नैपकिन्स थे. दे सेड दे आर फ्रॉम 17th century. द प्लेंटिफ्स हु वर डीलर्स इन द एंटीक्स सॉ द सेट एंड बॉट इट. उन्होंने खरीद लिए कि ये 17th सेंचुरी के हैं. दे लेटर फाउंडेड, अब यहाँ वर्ड अंडरलाइन करना है आपने, सॉ. यहाँ पे उन्होंने देखे, पर उन्होंने बात किसकी मानी कि ये 17th सेंचुरी के हैं? ऑफ द डिस्क्रिप्शन, ठीक है. सो यहाँ आपने गुड्स इवन दो देखे हैं, बट आपने रिलाई किस चीज पे किया था? डिस्क्रिप्शन बाय द पर्सन. तो यहाँ भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा. ये केसेस जैसे जैसे आते गए, लाइक टॉर्ट्स में भी आपके केसेस के हिसाब से लॉ बनता गया. सिमिलरली वी हैव दीज लॉज. अब इसमें एक लाइन लिखनी है, आपने लिख लो. लेटर इट वॉज फाउंड दैट इट वॉज फ्रॉम 18th century. जजमेंट वॉज दे कैन reject them. They can reject them. अब यहाँ यही रोला आता था कि अगला कहता था तू सीधा देख के ले, खुदो देखना सीखा. You didn't came to know कि ये उसके नहीं है 17th century के. Now is it easy to make a understand a thing कि ये 17th century से है 18th से? जो बंदा उसका डीलर होता है उसी को पता होती है चीजें, ठीक है. So here this principle was applied. They had relied on the description. They had relied on the description. And the discrepancy between description and the quality, they had relied on the description, and the discrepancy between description and the quality could not have been discovered by casual examination. ठीक है. लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, implied condition in sale by sample as well as description. नेक्स्ट आ जाता है आपका implied condition in sale by sample as well as description. ये आपका जब बल्क में सामान खरीदा जाता है वहां अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल, ठीक है. जहां दिखाया आपको एक ही सैंपल जाएगा ना, और वहां पे वो डिस्क्रिप्शन बेस्ड भी होगा. सो दिस इज द केस वेयर सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन. इसमें लिख लो समटाइम्स देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल शोन, दिखाया कुछ जाएगा और बेचा कुछ जाएगा. देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल शोन and the description of goods. Sample shown and the description of goods. Full stop.
if the goods conform to the sample, if the goods conform to the sample, comma, but not to the description, but not to the description, buyer क्या कर सकता है? Buyer can reject them. एंड रिजल्ट सब में एक ही चीज है, रिपुडिएट कर सकता है. रिपुडिएट, जहां आपका वर्ड आ गया इम्प्लाइड कंडीशन, वहां आपका आंसर एक ही है कि रिपुडिएट कर सकता है. अगर इम्प्लॉइड वारंटी है, दैट मींस क्या मांग सकता है? डैमेजेस मांग सकता है. लास्ट केस ऑफ द डे, वॉलिस वर्सेस प्रैट. अभी जो हमने लिखा था वॉलिस वर्सेस प्रैट, इसमें उन्होंने देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल. किस चीज का? आई विल गिव इट इन डिटेल. अभी आज सिर्फ इतना ही लिख लो. इंग्लिश सैनफॉइन सीड, ठीक है, इंग्लिश सैनफॉइन सीड, इसकी सेल हो रही थी बाय सैंपल ऑफ द सीड, बट उसमें एक क्लॉज दिया था उन्होंने, सेलर गिव्स नो वारंटी, सेलर गिव्स नो वारंटी एज टू ग्रोथ or other matters. Seller gives no warranty as to growth or other matters. अब ये clauses क्यों ऐड किए जाते हैं? अपने आप को सेव करने के लिए, ठीक है. अब इसमें क्लियरली कुछ नहीं लिखा गया, इसमें यहाँ क्या लिखा गया? Seller gives no warranty as to growth. सीड है, पहले तो ग्रोथ ही जरूरी है, राइट. एंड अदर मैटर्स, अदर मैटर्स, ये जो वर्ड अदर यूज कर लिया, दिस इज वेरी वाइड. सो जब भी आपकी लिटिगेशन होती है, आपके जो सेलर एंड बायर होते हैं वो एग्जेम्पशन क्लॉजेस को ही लेके लिटिगेशन करते हैं, राइट. अब इसमें क्या था? द सीड वाज शोन एंड व्हेन द क्रॉप वाज रेडी. बाद में पता लगा वो क्या था सीड, बेसिकली जायंट सेफियन. अब अच्छी क्वालिटी का तो दिया नहीं गया होगा, क्या दिया होगा? ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, राइट. ये हमारा जितने इंडिया के केसेस यहाँ बाहर लिए सारे हमारी ठगी ठोरी पे बेस्ड है, जो आपकी सेल ऑफ गुड्स में होती है, राइट. अब यहाँ पे उनको क्या दे दिए गए? इंफीरियर सीड्स. तो यहाँ की जजमेंट इंपॉर्टेंट है, जो 2 लाइंस में है, क्विकली लिख लो ताकि फिनिश करें. एग्जेम्पशन ऑफ लायबिलिटी कुड ओनली बी इन रिस्पेक्ट ऑफ वारंटी. लायबिलिटी could only be in respect of warranty, but in this case there was breach of implied condition. अब ये एग्जाम्पशन क्लॉजेस एंड ऑल तब अप्लाई होते हैं अगर हम वारंटी की किसी की बात कर रहे हैं. वो कह रहा है ना, मैं वारंटी नहीं लेता कि ये ग्रो करेगा या नहीं, इसके बाकी सारे मैटर्स. बट यहाँ हमारा डिस्प्यूट क्या है? एज टू द मेन इम्प्लाइड कंडीशन. आप कौन सा सीड दे रहे हो, दैट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन. उसको आप वारंटी ट्रीट नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट. अदरवाइज एवरीबडी विल सप्लाई द इंफीरियर प्रोडक्ट्स. जब भी आपको सैंपल कुछ दिखाया जाएगा और बाद में बेचा कुछ जाएगा, राइट. Write down, as the goods were not of the description given in the contract. Goods were not of the description given in the contract. Full stop. Here the description is the very essence of the contract, hence a condition. लिख लेना कल, नोटबुक ही ले लेना. Hence here the description is very essence of contract, so it is a condition. यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी है. The buyer cannot return the seeds. यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया जो आपको पेपर में भी क्वेश्चन में आ सकता है. Buyer cannot return the seeds after having accepted. After having accepted. अब इस स्टोरी के एंगल से सोचो, सीड अगले ने भिगो दिए, उग गए, ठीक है. वो सीड तो वापस नहीं कर सकता, रिपुडिएट तो कर नहीं सकता, राइट. सो द बायर कैन नॉट रिटर्न द सीड्स आफ्टर हैविंग एक्सेप्टेड एंड यूज्ड, कॉमा, he may treat the breach of condition, he may treat the breach of condition as if it was a breach of warranty. It was a breach of warranty and claim damages. ब्रैकेट में कौन सा सेक्शन लिखोगे? एंड सेक्शन 13, ठीक है.
सो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि आपने वो सीड ऑलरेडी यूज कर लिया है, अब आप रिपुडिएट तो उसे कर नहीं सकते, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, उसके लिए डैमेजेस मांग सकते हो, राइट. सो दैट्स इट अबाउट टुडेज क्लास and we'll finish the notes tomorrow. So today, where do we exit it from? Colin, please. He has to end the class today.